कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण बना। दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। बिना शर्त माफी मांगता हूँ। राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ब्राह्मणों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अभी जो ये शोर मचा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका सामाजिक न्याय से शायद कोई लेना देना है या गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई से कोई लेना देना है। ये केवल और केवल इस तरह की बातें फैला करके और एक खास जाति के विशेषाधिकार को बनाए रखने की कोशिश है। और राजकुमार भाटी जी ने जो बात कही है वो बात एकदम उचित उन्होंने कही है और सही मौके पर कही है। और उनकी बात को संदर्भ से काट करके दुष्प्रचार करने से कुछ होने वाला नहीं है, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। तो मैं तो नहीं समझता कि उसमें उन्होंने कोई गलत बात कही है। उन्होंने बहुत सही बात कही है और बहुत वाजिब बात कही है और किसी भी व्यक्ति को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो राजकुमार भाटी जी को मेरा अपना मत है कि उन्हें किसी से माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है, न ये माफ़ी मांगने का विषय है। माफ़ी उन्हें मांगनी चाहिए जो उनका दुष्प्रचार कर रहे हैं। भाई आप इस तरह क्यों संदर्भ से काट के बात रख रहे हो? पूरी बात यदि पूरा भाषण आप उनका सुनोगे तो आपको कहीं भी उसमें एक भी शब्द आपत्तिजनक नहीं लगेगा। विषय ये है ही नहीं उसमें कि कौन जाति क्या है, कौन जाति बड़ी है, कौन जाति नीची है। वो तो ये बात कह रहे हैं कि लोकोक्तियाँ बनी हैं और लोकोक्तियाँ एक जाति को नीचा दिखाने के लिए बहुत पहले से भारत के समाज में प्रचलित रही हैं। उसी को उदाहरण के रूप में उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया। राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने थे, राम नरेश वापस जाओ, जाकर अपनी भैंस चराओ, तो वो अहीर होने की वजह से उनके खिलाफ ये बात कही गई थी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं ग्रेट नोएडा में और जहां पर हम बैठे हुए हैं यह जिला न्यायालय है और हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपेश वर्मा जी। रूपेश वर्मा जी एक एक्टिविस्ट हैं और श्रमिक नेता भी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते हैं। रूपेश जी, राजकुमार भाटी जी आपके ही क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने एक जो वक्तव्य दिया है दिल्ली के जवाहर भवन में किताब के लोकार्पण पर, वो काफ़ी जो है अब निशाने पर आ गए हैं ब्राह्मणों के। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं, वो जो उनकी एक मुहावरे को लेकर बोला गया था? देखिए, राजकुमार भाटी बड़े वैचारिक व्यक्ति हैं और सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। और उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो उनकी उसी राजनीति का हिस्सा है। और राजकुमार भाटी हमेशा से जातिवाद का विरोध करते रहे हैं और उसी सिलसिले में जब वो बोल रहे थे तो उनकी बात को संदर्भ से काट करके उन्होंने वहाँ दो कहावतें बोली थी। एक बोली थी पिछड़ों के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था कि गूजर, अहीर और कंजर, कुत्ता, बिल्ली और बंदर, ये 6 ना होवें तो खुले किवाड़ सोवें। ऐसी एक उन्होंने कहावत कही थी ब्राह्मणों के बारे में। तो भारत में बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं जो चूँकि जातिवाद भारत में है और आज से नहीं है, ये सैकड़ों सालों से है। और जातिवाद एक बड़ी बीमारी भारत में है और जातिवादी बीमारी के बारे में राजकुमार भाटी खुल करके मुखर रूप से बोलते रहे हैं। और किसी भी देशभक्त व्यक्ति को, राष्ट्रभक्त व्यक्ति को, और जो गैर बराबरी के खिलाफ काम करता है और बराबरी में विश्वास करता है, जो सामंतवाद के खिलाफ है, ऊंच नीच के खिलाफ है, तो उसे बिल्कुल जातिवाद का विरोध करना चाहिए। और ये शुद्ध पॉलिटिकल मामला है और इसमें जानबूझ करके कुछ जो ऐसे लोग हैं जो उन्हें बदनाम करना चाहते हैं और किसी तरीके से उनके राजनीतिक कैरियर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये जानबूझ करके शरारत की है। और उनके एक ऐसे वक्तव्य को, जो कि एक विमर्श, एक किताब के विमोचन में वो गए थे और वो किताब भी इसी जातिवादी प्रथा के संबंध में, सांप्रदायिकता के संबंध में उसका विमोचन था। और बहुत सारे बुद्धिजीवी उस विमर्श में शामिल थे, जिसमें ये भी शामिल थे। और इन्होंने करीब 10-11 मिनट के अपने भाषण में बहुत सारी बातें कहीं और वो सारी बातें इसी संदर्भ में कही थी कि भारत एक गैर बराबरी वाला समाज है जिसमें सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और यदि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। लेकिन भाटी जी ने यह भी कहा है कि मेरी वीडियो काट करके, छोटी छोटी क्लिप बना करके वो मीडिया में प्रसारित की गई हैं और निशाना बनाया गया है। हाँ, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जानबूझ करके उनके उस वाले हिस्से को निकाल लिया जिसमें उन्होंने ब्राह्मण वाली कहावत कही है, जिसमें उन्होंने गूजर, अहीर, कंजर वाली कहावत कही है, उसको नहीं निकाला।
तो भारत में तो आज से नहीं, बहुत अपमानित एक जाति दूसरे जाति को अपमानित करने के लिए बहुत सारी कहावतें कहती रही हैं, और जो निम्न जातियां उनके बारे में कहावतें बहुत हैं। और ब्राह्मणों में भी ऐसा नहीं है, ब्राह्मण जो हैं ये मतलब जाति है, लेकिन ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो वर्णवादी व्यवस्था है, उसके बहुत लोग जो है उसके विरोधी रहे हैं। ब्राह्मणों में बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे नेता हैं जो इस सोच के खिलाफ हैं, जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं। जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारे मतलब अनगिनत नेता हैं जो इस व्यवस्था के खिलाफ रहे हैं। तो जो भी आदमी विश्वास करता समाजवाद में, जो भी आदमी विश्वास करता, वो चाहे जिस जाति का हो, तो वो इसके खिलाफ ही है, वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ही है। और उसी सिलसिले में एक राजकुमार भाटी भी हैं। राजकुमार भाटी जी हमेशा हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, हिंदुओं में भी ब्राह्मणों को स्पेशली, जबकि जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच सभी धर्मों में है, मुसलमानों में भी भेदभाव है, ऊंच नीच है। आप कभी मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, आप और जो राजकुमार भाटी जैसे लोग हैं? नहीं, गैर बराबरी तो चाहे जिस भी समाज में हो उसके खिलाफ बोलना चाहिए, और मैं नहीं समझता कि राजकुमार भाटी नहीं बोलते हैं। वो हर मुद्दे पे, गैर बराबरी के मुद्दे पे भी बोलते हैं। जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, तो हम मार्क्सवादी लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, तो हम तो, हमारी तो सारी लड़ाई, हमारी तो सारी पॉलिटिक्स वो है ही बराबरी के लिए। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो हम तो गैर बराबरी के खिलाफ हैं। और गैर बराबरी जिस रूप में भी हो, जिसके भी द्वारा हो, हम उसका विरोध करते हैं। उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि कौन व्यक्ति किस जाति का। और भारत में तो बाबा साहब ने एक बात कही थी जाति प्रथा के संबंध में, कि ये जाति केवल गैर बराबरी का मामला नहीं है, ये जाति को जो पवित्रता का रूप दे दिया गया है, इसे जो धर्म का रूप दे दिया गया है, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है। और एक महमूद गजनबी के साथ यात्री आए थे अल-बेरूनी, उन्होंने तो कही थी कि ये यहाँ के जो लोग हैं, जब उन्होंने अपनी किताब लिखी थी तारीख़ हिंद, तो उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग इतना आत्मकेंद्रित हो गए हैं, इतने परंपरावादी हो गए हैं कि वो बाहरी ज्ञान से, बाहरी दुनिया से कट गए हैं, और ये उनकी प्रगति में एक बड़ी बाधा बन गई है। तो बहुत पश्चिमी विद्वानों ने भी यही बात कही। और भारत में जो हमेशा जो कोई भी आक्रमणकारी बाहर से आया, तो ये हमेशा एक बटा हुआ समाज रहा, ये कोई राष्ट्र भी नहीं रहा इस रूप में कभी भी, एका भी इसी वजह से नहीं रहा। तो जिन लोगों ने जाति बनाई है, उन जाति में उन जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट किसके हैं? वेस्टेड इंटरेस्ट उनके हैं जिन्हों को इसमें विशेषाधिकार प्राप्त हैं। और विशेषाधिकार किसको प्राप्त है? कि जो जातीय सोपान क्रम में सबसे ऊपर है। तो जो सबसे ऊपर हैं, जिन्हें इसका लाभ है, जिन्हें इसकी वजह से इज्जत मिलती है और इसकी वजह से कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, तो वो इसको बनाए रखना चाहते हैं। और उसका परिणाम आज भी देश भुगत रहा कि जितने भी ऊंचे पद हैं, चाहे वाइस चांसलर हों यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे जो है प्रोफेसर्स हों, चाहे सेक्रेटरी हों सेक्रेटरीट में, वो सब आज भी ऊंची जाति के ही हैं, चाहे न्यायाधीश हों। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि जो लोग इन पदों पे हैं या इन पदों पे बने रहना चाहते हैं, तो वो जाति की व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, जिससे कि उनके विशेषाधिकार कायम रहें। तो ये एक तरह की मीन मेंटलिटी है, क्षुद्र मानसिकता। इसको बाबा साहब ने कहा कि ये क्षुद्र मानसिकता, ये पूरे देश के विकास के संदर्भ में नहीं सोचते, ये पूरे देश को आगे ले जाने के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ अपने और अपने जाति और अपने परिवार की तरक्की ये मतलब आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है। वो चाहे जिस जाति का हो, तो उसकी खिलाफत होनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि पहले जो घाव दिए गए थे जातियों के नाम पर, उनको क्यों क्रोधते हैं राजकुमार भाटी जी? मान लो एक चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सब ताड़न के अधिकारी, वो कई बार इस चौपाई को बोल देते हैं, इससे समाज में जो है भेदभाव, जो व्यवस्था फैलता है। नहीं, वो इस बीमारी को उजागर करते हैं। आपके समाज में बीमारी है, उस बीमारी को बताने का वो काम करते हैं। और जो भी व्यक्ति इस बारे में उनकी बुराई कर रहे हैं, उन्हें कम से कम अपना आत्मावलोकन करना चाहिए और इस बारे में बोलना चाहिए कि हाँ, जातिवादी व्यवस्था अब खत्म होनी चाहिए। उन्हें ये भी बोलना चाहिए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, जिसमें ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ के उन्हें हिस्सा लेना चाहिए और इसकी खिलाफत करनी चाहिए। बहुत सारे ब्राह्मण जाति में बहुत ऐसे लीडर हुए हैं जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, वर्णवादी व्यवस्था का, मनुवादी व्यवस्था का विरोध किया। तो किसी भी न्यायप्रिय व्यक्ति जो भी होगा, वो चाहे जिस जाति से हो, वो इसका विरोध करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं कि बिना ब्राह्मणों के पूछे एक भी कदम आगे नहीं उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार भाटी जी हैं जो ब्राह्मण व्यवस्था को निशाना बना रहे हैं, ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं अपने मंचों के द्वारा। देखो, ना तो अखिलेश यादव की राजनीति ब्राह्मण विरोधी है, न राजकुमार भाटी की राजनीति ब्राह्मण विरोधी है। और मैं समझता हूँ कि किसी जाति के खिलाफ कोई राजनीति होनी भी नहीं चाहिए और ना हो सकती है। निम्न जातियों की राजनीति अपने अधिकारों को लेकर के है, और उन अधिकारों के रास्ते में जो बाधाएं हैं उन पर यदि समाज पूरा बात नहीं करेगा, यदि कोई बीमारी है, कोई कैंसर है हमारे, बीमारी बार बार बोल रहे हैं, क्या बीमारी है? मैं ये कह रहा हूँ समाज में कोई बीमारी है, हमारे अंदर कोई बुराई है, सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, तो उन्हें दूर करने का काम कौन करेगा? कोई बाहर से तो आएगा नहीं। उन कुरीतियों को दूर करने का काम हम ही लोग करेंगे और हमें करना चाहिए। और भारत में एक बहुत मजबूत परंपरा रही है समाज सुधार की। सती प्रथा भी रही है, बहुविवाह प्रथा भी रही है, बाल विवाह प्रथा भी रही है, और जाति प्रथा भी रही है, और दहेज प्रथा भी रही है। तो इन प्रथाओं के खिलाफ हमेशा लड़ाई चली है और उस लड़ाई में काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। और जातिवाद के खिलाफ जो आरक्षण की व्यवस्था बनी है संविधान में, तो वो भी तो जातिवाद के खिलाफ बनी है, बराबरी लाने के लिए बनी है। तो जो भी न्यायप्रिय लोग हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है, संविधान सभा में बहुत सारे ब्राह्मण थे, उन सब ब्राह्मणों ने इस आरक्षण का समर्थन किया था और वो सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। तो इसका मतलब वो ब्राह्मणों के खिलाफ हो गए? जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण के खिलाफ हो गए? भाई, यदि आप देश की तरक्की चाहते हो, पूरे देश को साथ लेकर के चलना चाहते हो, बहुसंख्यक समुदाय की तरक्की चाहते हो, तो फिर आपको किसी खास जाति के विशेषाधिकार को तो खत्म करना पड़ेगा। और उस खत्म करने की दिशा में जितने भी तरह के विमर्श हैं उनमें भी शामिल होना पड़ेगा। तो राजकुमार भाटी जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे जो हों, उनको अपनी बात इस संदर्भ में, अब बाबा साहब अम्बेडकर, इस हिसाब से तो बाबा साहब अम्बेडकर जो जाति व्यवस्था के सबसे मजबूत मतलब स्तंभ है, उनसे बड़ी लड़ाई किसी ने भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ नहीं लड़ी है। प्रतिमा तोड़ी जाती है। तो जो लोग उनसे इस बात से चिढ़ते हैं कि भाई ये बराबरी की बात क्यों करते हैं, तो वो उनकी प्रतिमा राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं। तो राजकुमार भाटी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राजकुमार भाटी उन लोगों के आज नायक बन सकते हैं जिन लोगों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और कोई भी आदमी बनेगा। तो ये जो ऐसी लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, ये किसी गुजर ने, अहिर ने तो लिखी नहीं है, या किसी जाटों ने, चमार ने तो लिखी नहीं है। जिनके हाथ में कलम थी वो लिखे गए होंगे ना ये सारी लोकोक्तियाँ, मुहावरे। भाई, आप तो जानते हो ओमदेव जी कि ये जो जातियाँ हैं, हमारा तो पढ़ाई लिखाई का इतिहास बहुत हाल का है। हमारे तो पूर्वज भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और उन्हें शब्द ज्ञान भी उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से गलती और पाप का इनके पूर्वज करके गए थे, जो आज विरोध कर रहे हैं। भाई, जिन्हें लिखना आता था, जिन्हें पढ़ना आता था, जिन्हें लोकोक्तियाँ बनानी आती थी, उन्होंने ही तो बनाई थी। आप देखोगे कि जितनी भी लोकोक्तियाँ हैं उसमें कुछ लोकोक्तियाँ ऊंची जातियों के खिलाफ भी हैं जो पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने बनाई होंगी, लेकिन ज़्यादा लोकोक्तियाँ तो अपमानित करने वाली पिछड़ों और दलितों के खिलाफ हैं, आदिवासियों के खिलाफ हैं। तो इस बात का क्या मतलब है? ये एक बुराई है और इस बुराई के खिलाफ, चाहे वो कोई दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, स्वर्ण हो, सभी को इस बुराई की खिलाफत करनी चाहिए। सर, एक लोकोक्ति मैं आपको बता देता हूँ। बिहार के एक मुख्यमंत्री हुए थे कर्पूरी ठाकुर। जब वो मुख्यमंत्री बने थे बिहार में, तो उन्होंने एक नया जो है लोकोक्ति घड़ी थी अपर कास्ट के लोगों ने, कि आरक्षण की पुड़िया कहाँ से आई और कर्पूरी ठाकुर की माँ ब्याही। हाँ, वो आरक्षण की बीमारी कहाँ से आई, पुड़िया बताए थे। आरक्षण की बीमारी कहाँ से आई, कर्पूरी की, आगे मैं शब्द नहीं बोलूंगा, वो बड़े अपमानजनक शब्द हैं। तो इस तरह, और मतलब ये अपमान कर सकते हैं गरीबों का। एक आपके याद होगा, या याद भी नहीं है तो आपने सुना होगा कि राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने थे, राम नरेश वापस जाओ, जाकर अपनी भैंस चराओ, तो वो अहीर होने की वजह से उनके खिलाफ ये बात कही गई थी। तो ये मतलब बहुत खराब बात है किसी के लिए भी। और हम समझते हैं कि ये लोकोक्तियाँ थी, मुहावरे थे, वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो जातिवादी व्यवस्था है, राजकुमार भाटी हों, खासकर चूंकि ये कंट्रोवर्सी राजकुमार भाटी जी के संबंध में है। राजकुमार भाटी तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, प्रोफेसर रहे हैं कॉलेज में, वो पत्रकार रहे हैं, और वो एक पॉलिटिकल जो है एक बड़ी समझ रखते हैं लोगों को। उसके बावजूद निशाने पर आ गए हैं। नहीं, निशाने पर आए नहीं है, निशाने पर लाए गए हैं। तो इन्होंने जो बात कही है उस बात को पूरी को सुनो, और वो तो सराहना करनी चाहिए किसी को भी कि भाई इन्होंने इतनी अच्छी बात रखी है और ये कह रहे हैं कि भाई इनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, पिछड़ों का, दलितों का। तो इसमें कौन सी गलत बात उन्होंने कह दी? लोग कहते हैं कि दिल्ली से लेकर धनकौर तक ये गुजर बेल्ट है और दादरी
गुर्जरों की राजधानी कही जाती है, लेकिन दादरी पिछले 2022 से हम देख रहे हैं यह राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। यहाँ पर जब प्रतिमा लगाई गई थी 2022 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, तो उसमें जो प्रतिमा में नीचे नाम नहीं था गुर्जर सम्राट जी की प्रतिमा में, तो जब भी विवाद हुआ था यहाँ पर, आखिर ये इतना राजनीति के केंद्र में क्यों है दादरी? देखो, राजनीति ये 1857 की क्रांति में भी राजनीति ये अपना दादरी जो क्षेत्र है इसकी बड़ी भूमिका रही थी और यहाँ सक्रिय लोग हमेशा से रहे हैं। पॉलिटिकली जागरूक इलाका ये है और हर विमर्श में इनकी हिस्सेदारी होती है। तो जहाँ कहीं विमर्श होता, बातचीत होती है, विचार होते हैं, आंदोलन होते हैं, यहाँ किसानों के भी आंदोलन है, यहाँ मजदूरों के भी आंदोलन है, यहाँ पे जो क्रांति की भी आंदोलन हुआ है। तो ये ज़मीन ऐसी है कि यहाँ कंट्रोवर्सी होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी जहाँ एक्टिव लोग होते हैं, विचारशील लोग होते हैं, तो वहाँ कंट्रोवर्सी हो जाती है। 2022 में यहाँ पर जो मामला छिड़ गया था गुर्जर बनाम राजपूत मीर भोज जी की जाति को लेकर, इस बार जो है कि आपको भी लगता है कि 2027 से पहले ये मामला यहाँ शुरू हो चुका है, इस बार गुर्जर बनाम ब्राह्मण? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई मसला ऐसा है। अब उसमें चूंकि सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे वो पूरी FIR कराए जा रहे हैं सर। हाँ, तो ये सब जो मतलब बीजेपी के इशारे पे सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी ये कोई कंट्रोवर्सी चीज़, ये राजकुमार भाटी जी वाली कंट्रोवर्सी तो जानबूझ करके बनाई गई है। बाकी ये कंट्रोवर्सी जैसा इसमें कुछ नहीं है। और मीर भोज वाली भी कंट्रोवर्सी बनाई गई थी क्योंकि मीर भोज डिग्री कॉलेज पहले से है। मीर भोज डिग्री कॉलेज में वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी ने सम्राट मीर भोज की प्रतिमा वहाँ पहले इंस्टॉल करी थी और मीर भोज के संबंध में NCERT की किताबों में और ऐतिहासिक दस्तावेजों में हर जगह गुर्जर प्रतिहार शब्द लिखा हुआ। तो वो तो फालतू की कंट्रोवर्सी थी कि उनका वहाँ से नाम हटा दिया, फिर वहाँ गुर्जर समाज के लोगों ने उसमें नाम जोड़ दिया। वो तो गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार हैं, गुर्जर प्रतिहार रहेंगे। तो वो किसी के बदलने से, मिटाने से, हटाने से उनका नाम हट नहीं जाएगा। लेकिन सर गौतम बुद्ध नगर में गुर्जरों का एक तो काफ़ी वोट बैंक भी है और आज़ादी के बाद से गुर्जरों की यहाँ सक्रिय राजनीति बहुत मजबूत रही है। तो इस बार क्या लग रहा है, ये जो सीटें जो है नई सीटें आई हैं, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट बनी, जेवर विधानसभा सीट है और दादरी तो आज़ादी के बाद से वहाँ पर 95% जो कैंडिडेट हैं वो गुर्जर जीतते रहे हैं। तो ये क्या एक नया सिनेरियो खड़ा किया जा रहा है कि जिससे कि गुर्जरों की राजनीति पर यहाँ पर कुछ जो है थोड़ा सा रोकने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये गुर्जरों का पुश्तैनी इलाका रहा है। यहाँ बहुत तेज़ी से शहरीकरण हुआ तो अन्य जगहों से लोग आकर के बड़ी संख्या में बसे हैं। तो जब आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हो तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपना प्रतिनिधित्व चाहता है। तो उसमें आप चाहे लोकसभा के प्रतिनिधि हों, चाहे विधानसभा के प्रतिनिधि हों, तो हर व्यक्ति कोशिश करता है कि भाई हम भी राजनीति में आगे बढ़ कर सक्रिय हों। तो छिनेगी गुर्जरों से राजनीति यहाँ की अब? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ गुर्जरों से राजनीति छीनने का कोई सवाल नहीं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट सर आपके हाथ से गई। पहली बार जब सीट बनी थी ना ये 2009 में, तो यहाँ से सुरेंद्र सिंह नागर गुर्जर जीते थे पहली बार। आज तो सुरेंद्र सिंह नागर बीजेपी के साथ खड़े हैं। बात ये नहीं है कि आप किस जाति से हैं, बात ये है कि आप किस डॉक्टर साहब बन गए हैं यहाँ के सांसद अब। हाँ, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब हों चाहे सुरेंद्र नागर हों, वो किसकी राजनीति कर रहे हैं? वो बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। अब बीजेपी जो है किसानों की राजनीति तो करती नहीं है। गुर्जर क्या है, हम मुख्य रूप से किसान रहे हैं, उनकी ज़मीनें गई हैं, उनके आज गुर्जर बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है भाजपा में, क्योंकि भाजपा ने यहाँ किसानों के मुद्दों को एड्रेस नहीं किया, किसानों के मुद्दों को हल नहीं किया। तो गुर्जर बहुत बड़ी संख्या में भाजपा से नाराज है और गुर्जर ये देख रहा कि भाई हम आगे जब में राजनीति करेंगे तो हम वैकल्पिक राजनीति करें जिससे कि हमारे मुद्दे हल हों। ठीक सर, थैंक यू।